हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 16 अक्टूबर। सुबह 16 अक्टूबर सुबह तक के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं वो इस क्लास के अंदर करवाए गए हैं। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने एक्स बैंड रडार कहाँ पर स्थापित किया है? वायनाड में स्थापित किया है। ठीक है जी। कहाँ पर भारत में कहाँ पर ये फ्लाइंग टैक्सी चलेगी? ये चलेगी बेंगलुरु के अंदर। विद्यारंभ उत्सव कहाँ पर बनाया गया है? केरल में बनाया गया है। ठीक है जी। किस सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है? किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? ये किया गया तेलंगाना सरकार के द्वारा। ठीक है जी। भारत और कोलंबिया ने क्या है? ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे क्वेश्चन है जी हमारा, हाल ही में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में होंगे? एक चरण में, दो चरण में, तीन चरण में या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताओ जी, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव कितने चरणों में होंगे? यह होंगे एक चरण में। ठीक है जी। क्या है? महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों की घोषणा, ठीक है जी, ईसीआई द्वारा की जा चुकी है। ठीक है। अब क्या है? महाराष्ट्र के अंदर जो होने हैं चुनाव 2024 विधानसभा, यह तो होगा एक चरण में। ठीक है जी, महाराष्ट्र में। और वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड के अंदर दो चरणों में होंगे ये। झारखंड, ठीक है जी, झारखंड के अंदर यह दो चरणों में होंगे। ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर बात करें तो मतदान की तारीख कितनी घोषित की गई है? यह की गई है 20 नवंबर। ठीक है जी। महाराष्ट्र के अंदर है जो, महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव है वो 20 नवंबर 2024 को होंगे। ठीक है जी। और इसके नतीजे कब बने? रिजल्ट महाराष्ट्र के अंदर होना है, यह 23 नवंबर को आना है। ठीक है जी। अब क्या है? महाराष्ट्र की अधिसूचना की बात करें तो महाराष्ट्र की अधिसूचना कब जारी होगी? ये होगी 22 अक्टूबर को। ठीक है जी, 22 अक्टूबर को क्या है? अधिसूचना जारी होगी। और नामांकन कब तक भरे जाएंगे? ये भरे जाएंगे 29 अक्टूबर तक। ठीक है जी। और अगर बात करें तो वापस जांच कब की जानी है इसकी? स्क्रूटनी की बात करें तो 30 अक्टूबर को। और नाम वापसी की तारीख कितनी घोषित की गई है? ठीक है जी, यह की गई है 4 नवंबर। ठीक है जी, 4 नवंबर को तय की गई है। अब क्या, ये तो होगी महाराष्ट्र की बात। दूसरे कौन से राज्य के अंदर विधानसभा चुनाव 2024 होने हैं, इसी द्वारा घोषणा की गई है? दूसरा है झारखंड। ठीक है जी, झारखंड के अंदर। और बात करें झारखंड के अंदर, सबसे पहले तो यह दो चरणों में होगा। ठीक है जी, चरणों में होगा। ठीक है। और दो चरण के अंदर कितने कितने, कब कब होगा जी? है यह होगा एक तो 13 नवंबर को। ठीक है जी। और दूसरा कब होना है? 20 नवंबर को होना है। ठीक है जी, 20 नवंबर को होना है। पहले चरण की जो अगर बात करें, पहले चरण की, तो इसकी अधिसूचना कब जारी होनी है? इसकी अधिसूचना जारी होगी 18 अक्टूबर को। ठीक है। अधिसूचना 18 अक्टूबर को जारी होगी। नामांकन प्रक्रिया कब तक जारी रहेगी? 25 अक्टूबर तक। ठीक है। नामांकन की जांच होगी 28 अक्टूबर को। और 1 नवंबर को नाम वापसी की तारीख 30 अक्टूबर रखी गई है। ठीक है जी। और 25 नामांकन की तारीख 30 अक्टूबर रखी गई है। ठीक है जी। अब क्या है? 30 अक्टूबर रखी गई है। अब क्या है? ये तो हो गया फर्स्ट चरण का। फर्स्ट चरण का मतदान कब होना है? 13 नवंबर को। ठीक है। बात करें दूसरे चरण की, झारखंड के अंदर दूसरे चरण की, ठीक है जी, अधिसूचना की बात करें तो अधिसूचना कब जारी होगी इसकी? इसकी अधिसूचना जारी होगी 22 अक्टूबर को। ठीक है जी, 22 अक्टूबर को। और नामांकन कब तक भरे जाने हैं? 29 अक्टूबर तक। ना जांच कब होनी है? 30 अक्टूबर को। ठीक है। और 1 नवंबर को नाम वापसी होगी। ठीक है। अब डिटेल में देख लेते हैं क्या है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 सभी सीट 288 सीटों पर एक ही चरण में होगा। कितनी सीटों पर होना है? यह 288 सीटों पर। कितने चरण में होगा? एक ही चरण में होगा। महाराष्ट्र में मतदान की तारीख की बात करें, विधानसभा मतदान की कब तय की गई है? यह की गई है 20 नवंबर। और चुनाव नतीजे कब आने हैं? 23 नवंबर को। महाराष्ट्र में अधिसूचना कब जारी होगी? 22 अक्टूबर को।
29 अक्टूबर को तक फार्म भरे जाने हैं और 30 अक्टूबर को स्क्रूटनी होगी। और नाम वापसी कब होनी है? 4 नवंबर को। इसके अतिरिक्त झारखंड की बात करें, झारखंड विधानसभा चुनाव, ठीक है जी, 2 चरणों में होगा। एक फर्स्ट चरण का मतदान है 13 नवंबर को, सेकंड का 20 नवंबर को होगा। पहले चरण की अधिसूचना की बात करें तो 18 अक्टूबर रखी गई है, वहीं दूसरे चरण की है 22 अक्टूबर। पहले चरण के नामांकन की तारीख 25 अक्टूबर तय की गई है, ठीक है। और वहीं दूसरे चरण की 29 अक्टूबर तय की गई है। नामांकन की जांच जो फर्स्ट चरण की होनी है वो 28 अक्टूबर को, और ये स्क्रूटनी कब होनी है? दूसरे चरण की 30 अक्टूबर को। और नाम वापसी फर्स्ट चरण की वह 30 अक्टूबर तक तय की गई है, और यहाँ पर क्या है, 1 नवंबर वापसी की तारीख तय की गई है। आगे डिटेल में देख लेते हैं जी। हाल ही में भारत ने किस देश के कार्यवाहक उच्चायुक्त को निष्कासित किया है? कनाडा, फ्रांस, जापान या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताओ जी। भारत ने हाल ही में किस देश के कार्यवाहक उच्चायुक्त को निष्कासित किया है? ऑप्शन 1 राइट आंसर आएगा कनाडा। ठीक है, कनाडा में जो तैनात है अपने भारत का उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और अन्य वरिष्ठ राजनयिकों को भारत के द्वारा वापस बुलाया गया है। ठीक है, ये क्यों हुआ है? सबसे पहले बात कर लेते हैं ये क्यों क्यों हुआ है। क्या है, भारत और कनाडा के जो है, कनाडा के बीच जो है आपसी तालमेल में पिछले कुछ दिनों से कमी आई है। ट्रूडो सरकार के रवैये के कारण क्या है, भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा क्या है, खतरे में है। यह किसके द्वारा कहा गया? विदेश मंत्रालय द्वारा। ठीक है जी, जिस कारण क्या है, उन्होंने विदेश मंत्रालय का कहना है कि उन्हें उन्हें कनाडा सरकार पर भरोसा नहीं है। कनाडा की वर्तमान सरकार है उस पर भरोसा नहीं है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने क्या है, अब कनाडा से अपने उच्चायुक्त समेत अन्य राजनीतिकों को वापस बुलाया गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं भारत द्वारा कितने कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित किया गया? 6। ठीक है, 6 कनाडाई ठीक है जी, राजनयिकों को भारत के द्वारा निष्कासित किया गया, जिनमें कौन कौन है? चार्ज डी अफेयर्स और स्टीवर्ट रॉस व्हीलर शामिल हैं। वहीं क्या है, भारत कनाडा ने भी क्या है, भारत के 6 जो है डिप्लोमेट्स को देश छोड़ने के लिए कहा है। डिटेल में देख लेते हैं। क्या है, भारत ने कनाडा में तैनात अपने उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा और अन्य वरिष्ठ राजनयिकों को वापस बुलाया है। इसके बाद क्या है, कनाडाई 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया गया भारत के द्वारा, जिनमें क्या है, चार्ज डी अफेयर्स और स्टीवर्ट रॉस व्हीलर शामिल हैं। कनाडा ने भी क्या है, भारत के 6 डिप्लोमेट्स को देश छोड़ने के लिए कहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या कहा है कि ट्रूडो सरकार के रवैये के कारण भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा क्या है, कनाडा के अंदर खतरे में है। हमें क्या है, वर्तमान सरकार पर कोई भरोसा नहीं है। इसी को देखते हुए भारतीय सरकार ने कनाडा से अपने राजनयिकों को, उच्चायुक्त समेत अन्य राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला किया है। आगे देख लेते हैं जी। नेक्स्ट हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो, क्या है, महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदल कर क्या लिखा है? रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य स्किल यूनिवर्सिटी कर दिया गया है। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ठीक है जी। अब बात करें, भारतीय तट रक्षक के महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ये की गया, परमेश शिवमणि जी को नियुक्त किया गया है। भारत की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए नई मिसाइल परीक्षण रेंज की स्थापना कहाँ पर की गई है? यह की गई है आंध्र प्रदेश के अंदर। टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम थाड़ का संबंध की बात करें किससे है? इसका संबंध है मिसाइल रक्षा प्रणाली से। ठीक है जी। एटीपी शंघाई मास्टर 1000 एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता गया है जैनिक सिन्नर के द्वारा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जी हमारा। हाल ही में किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस में 25.18% शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और उपरोक्त में से कोई नहीं? किसको दी है जी? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ये दी है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को। क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने
सेंट्रल इंडिया ने फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस में 24.91%, कितने 24.91% फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस में, ठीक है। और फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस में 25.18%, ठीक है जी। ये तो अगर सिंपल है जनरली, ठीक है, इंश्योरेंस। और ये है जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है जी, मंजूरी दी दी है। क्या है यह इंश्योरेंस एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया विनियम 2016 के अंतर्गत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रस्तुत बोली और समाधान योजना के तहत किया गया है, ठीक है जी। बात करें फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है जी, फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस यह क्या है, एक सामान्य बीमा है कंपनी है जो क्या है व्यक्तिगत बीमा, वाणिज्यिक बीमा, सामाजिक ग्रामीण बीमा आदि प्रदान करती है। वहीं क्या है जो है फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस है, जो यह क्या है, यह एक बीमा का जीवन बीमा कंपनी है जो क्या है बीमा, निवेश, टर्म बीमा, स्वास्थ्य बीमा, बाल योजना, ठीक है, सेंद्रीय योजना, ग्रामीण बीमा योजना और समूह बीमा योजना प्रदान करती है। डिटेल में देख लेते हैं जिसको क्या है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने क्या है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस में 24.91% शेयरधारिता और फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस में 25.18% शेयरधारिता के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। क्या है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने क्या है फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस में 24.91% हिस्सेदारी शेयरधारिता, ठीक है, खरीदने और हिस्सेदारी खरीदने और फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस में 25.18% शेयरधारिता के अधिकार है ना करने अधिग्रहण की मंजूरी के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को भेजा गया था, जिसे क्या है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने इसकी अनुमति दे दी है, मंजूरी दे दी है, ठीक है जी। यह जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने क्या है यह जो जो शेयरधारता खरीदी है, ठीक है जी, अधिग्रहण की मंजूरी मिली है, यह मिली है ई इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया विनियम 2016 के अंतर्गत मिली है, ठीक है जी। और अगर बात करें सिंपल जो है फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस की, तो यह एक बीमा कंपनी है जो कि व्यक्ति लाइफ इंश्योरेंस, वाणिज्यिक बीमा, ठीक है जी, सामाजिक और ग्रामीण बीमा आदि प्रदान करती है। अगर बात करें वहीं हम फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस की, तो यह एक बीमा कंपनी ठीक है जी, जीवन बीमा कंपनी है जो जो लोगों को बीमा, बचत, ठीक है, स्वास्थ्य बीमा, बाल योजना आदि, ठीक है, योजनाएं प्रदान करती है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। हाल ही में क्या है बंधन बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? बताओ जी, बंधन बैंक का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? अर्जुन वाजपेयी, अल्फ्रेड नोबेल, पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता और उपरोक्त में से कोई नहीं। ये किया गया पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को, ठीक है जी। क्या है बंधन बैंक का जो है एमडी और सीईओ पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को नियुक्त किया गया है, ठीक है। क्या है पार्थ एम प्रबंधन बैंक ने अपना एमडी और सीईओ नियुक्त करने के लिए पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को नियुक्त करने के लिए क्या है आरबीआई रिजर्व बैंक के पास, रिजर्व बैंक के पास क्या है प्रस्ताव भेजा था, ठीक है। उनको नियुक्त किए जाने की है क्या है रिजर्व बैंक ने मंजूरी दे दी है। बंतर जो बंधन बैंक है उसने क्या है बंधन बैंक ने अपने, ठीक है, फिर शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा कि सेन गुप्ता का कार्यकाल 3 साल का होगा, जो है क्या उनके पद संभालने से आगे 3 साल के लिए होगा, ठीक है जी। बैंकिंग अगर बैंकिंग इंडस्ट्री में पार्थ प्रतीम सेन गुप्ता जी की बात करें तो इनको लगभग 4 दशक का अनुभव है, ठीक है जी, 4 दशक का अनुभव है इनको, ठीक है जी। इन्होंने क्या हाल ही में 2022 के अंदर क्या है हाल ही में 2022 के अंदर आईओबी, ठीक है जी, इंडियन ओवरसीज बैंक में एमडी और सीईओ का पद संभाला था। डिटेल में देख लेते हैं जी। क्या है रिजर्व बैंक ने पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को 3 साल के लिए बंधन बैंक का प्रनिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए जाने की मंजूरी दे दी है। बंधन बैंक ने क्या शेयर बाजार को दी जानकारी, ठीक है, में कहा है कि सेन गुप्ता का कार्यकाल 3 साल का होगा,
ठीक है, और वह कार्यभार संभालने की तारीख से गिना जाएगा। बैंकिंग इंडस्ट्री में सेन गुप्ता की बात करें तो इनको लगभग 4 दशकों का अनुभव है। इन्होंने क्या रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग दोनों में कई जगह कार्य किया है। इन्होंने शुरुआत कहाँ से की थी? इन्होंने अपने करियर की शुरुआत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से शुरू की थी, जहाँ वह डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ क्रेडिट ऑफिसर बने। हाल ही में क्या है, सेन गुप्ता ने दिसंबर 2022 में इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी के एमडी और सीईओ के रूप में कार्य किया है। आगे इंपॉर्टेंट बिंदु देख लेते हैं जी हमारे। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री है एम के स्टालिन, ठीक है, को क्या है एशियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है जी? एशिया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से ये किया गया है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को, एम के स्टालिन को। भारत की अगर बात करें, रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए नई मिसाइल परीक्षण रेंज आंध्र प्रदेश में स्थापित की गई है। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? परमेश शिवमणि को। उन्नत आग उगलने वाला हथियार है जो ड्रैगन ड्रोन, वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये किया गया यूक्रेन के द्वारा। नासा ने क्या यूरोपा की जांच के लिए यूरोपा क्लिपर लॉन्च किया है। इसका संबंध किससे है? बृहस्पति ग्रह से है। आगे है जी हमारा क्वेश्चन। हाल ही में कौन से राज्य की सरकार ने खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगवाने की जा रही है? ठीक है जी, कौन सी राज्य सरकार है जो खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगवाने जा रही है? ये की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या है, खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगवाना अनिवार्य किया गया है। इसके लिए क्या है, खाने पीने की दुकानों के लिए क्या है, एक नया कानून लाने के लिए सीएम जो हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के घर पर बैठक हुई। ठीक है जी, जिसमें क्या गृह विभाग, न्याय विभाग और खाद्य सुरक्षा संसदीय कार्य विभाग ने वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। खाद्य पदार्थों की पवित्रता सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में उपभोक्ताओं में विश्वास बनाए रखने के लिए कठोर कानून बनाए जाने पर सीएम योगी द्वारा दिशा निर्देश दिए गए। क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगवाने जा रही है। इसके लिए क्या है, नया कानून लाने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा के घर पर बैठक हुई, जिसमें क्या है, गृह विभाग, न्याय विभाग और खाद्य सुरक्षा संसदीय कार्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। खाद्य पदार्थों की पवित्रता सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था के बारे में उपभोक्ताओं में विश्वास बनाए रखने के लिए कठोर कानून बनाए जाने पर योगी आदित्यनाथ द्वारा दिशा निर्देश क्या संबंधित अधिकारियों को दिए गए। बैठक के अंदर क्या है, कानून के दायरे में निम्न मुद्दे लाने पर सहमति प्रकट की गई। क्या है, रसोई घर में भोजन पकाते समय, प्रतिष्ठान में उसे परोसते समय सिर ढकना, मास्क पहनना और दस्ताने पहनना अनिवार्य किया जाना चाहिए। खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा प्रतिष्ठान में कार्यरत कार्मिकों का विवरण संबंधित थाने को उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। यदि किसी खाद्य प्रतिष्ठान में किसी कार्मिक के घुसपैठ या अवैध विदेशी नागरिक होने की पुष्टि होती है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। विक्रेता द्वारा प्रतिष्ठान पर साइन बोर्ड लगाना अनिवार्य है। खाद्य प्रतिष्ठान में काम करने वाले सभी कार्मिकों को पहचान पत्र धारण करना अनिवार्य है। हर खाद्य प्रतिष्ठान को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके प्रतिष्ठान में कोई भी भोजन दूषित नहीं है। खाद्य प्रतिष्ठानों के रसोईघर तथा भोजन कक्ष में सतत निगरानी के लिए पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होना चाहिए। आगे क्वेश्चन है जी, भारत ने सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला भागीदारी पर किस देश के साथ समझौता किया है? ये किया गया है जापान के साथ। डिटेल में देख लेते हैं। भारत ने क्या सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला भागीदारी पर जापान के साथ समझौता किया है। इस समझौते पर क्या है, एमओसी के जरिए, मेमोरेंडम ऑफ कॉन्फिडेंस के जरिए भारत और जापान सेमीकंडक्टर उद्योग में सहयोग करेंगे। यह साझेदारी क्या है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भू राजनीतिक तनाव को कम करने और आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने में मदद करेगी। इस साझेदारी से क्या है, भारत को जापान के ज्ञान और विशेषज्ञता का फायदा मिलेगा और वहीं जापान को क्या है, भारत सरकार से डिजाइन क्षेत्र और प्रोत्साहन मिलेंगे।
इस साझेदारी से क्या है, भारत को सेमीकंडक्टर उद्योग में अपनी क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। वहीं जापान को क्या है, अपनी आपूर्ति श्रृंखला को लचीला बनाने में मदद मिलेगी। दोनों देशों के बीच क्या है, स्वतंत्रता, खुलेपन, पारदर्शिता और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के साझा मूल्य है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जी। हाल ही में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिए गए उड़ीसा को। ठीक है, उड़ीसा ने क्या है, हाल ही में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 का सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है। ठीक है जी। 5वें जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार के विजेताओं के नामों की घोषणा क्या है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं जो चंद्रकांत रघुनाथ ने 14 अक्टूबर को दिल्ली में की। डिटेल में देख लेते हैं क्या है। ओडिशा ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के विजेताओं के नामों की घोषणा किसके द्वारा की गई? ये की गई केंद्रीय जल मंत्री हैं जो चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल ने। कब की? 14 अक्टूबर को नई दिल्ली में की। विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कारों के विजेताओं को 22 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया जाएगा। 70 राज्य श्रेणी है जो उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पांडुचेरी और गुजरात को दिया गया है। वहीं जो है जिला श्रेणी में विशाखापट्टनम, दलाई, गांधरबल, बांदा, इंदौर और बोलांगीर को रखा गया है।